स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस को जब भेजा गया था लास्ट टाइम चांद पर, तो उसको होते होते लगभग 50 साल से भी ऊपर हो चुका है। अब 50 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, क्योंकि उस समय के पास जो टेक्नोलॉजी थी और आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा आपको गैप देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो नासा के द्वारा अपने मोस्ट पावरफुल रॉकेट के माध्यम से जो इसका पहला स्टेप है कि फिर से ह्यूमंस को भेजा जाए चांद पर, वहां पर एक बेस बनाया जाए, वहां से फर्दर अगर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है वो किया जाए, वो सारी चीजें यहां पर अब इसकी शुरुआत हो गई है। क्योंकि फाइनली जाकर कल जो है आर्टेमिस 1 मिशन इसको लॉन्च कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा था कि जब ये लॉन्च हो रहा था बहुत ही स्पेक्टैकुलर व्यू देखने को मिला था। तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा क्या होने वाला है, क्यों किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर मिशन के माध्यम से क्या होगा, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं ताकि जो आपका आईएएस का फाउंडेशन है वो यहां पर स्ट्रांग हो सके। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, मेंटरशिप मिलता है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है आपके मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, हो क्या रहा है। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रॉकेट है, इसका नाम है SLS, दैट इज स्पेस लॉन्च सिस्टम। आप ध्यान से देखोगे ये पूरा रॉकेट की हम बात करें, स्पेस लॉन्च सिस्टम, और उसके ऊपर यहां पर जो बेसिकली एक कैप्सूल है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उसका नाम है ओरियन। ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है, इस रॉकेट का नाम है SLS, विच इज मोस्ट पावरफुल रॉकेट नासा का। तो ये क्या है, ये है आपका स्पेस लॉन्च सिस्टम, और इसके ऊपर में लगाया गया है ओरियन कैप्सूल। कैप्सूल मतलब वहां पर एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उसके अंदर जाएंगे, और वही कैप्सूल क्या करेगा, उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस से धरती पर लाएगा। तो ये कैप्सूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो पूरा रॉकेट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए हो क्या रहा था कि पिछले 2 बार से यहां पर ये बार बार रुक जा रहा था। सितंबर 3 को भी रोका गया, उसके पहले 29 अगस्त को भी लॉन्च होना था, उसको भी रोका गया, लेकिन फाइनली जाकर कल जो है इसका लॉन्च कर दिया गया है। कल अगर मैं भारत के टाइम के हिसाब से बात करूं तो 12:17 में कल इसको लॉन्च किया गया था, और इसका मेन मकसद यही है कि ह्यूमंस को स्पेस में ले जाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टेमिस मिशन है इसके अंदर ह्यूमंस नहीं है, यहां पर तो क्या है 3 डमीज वहां पर रखे गए हैं। मतलब ये जो कैप्सूल मैंने आपको बताया उसके अंदर 3 डमीज रखे गए हैं जो कि मिमिक करते हैं ह्यूमंस की तरह, तो उनको यहां पर एक बार ले जाया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर से आर्टेमिस 2 आएगा, आर्टेमिस 3 आएगा, इस तरह से चीजें यहां पर की जाएंगी। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर 50 साल पहले तो ह्यूमंस वहां पर गए थे, तो उससे ये डिफरेंट कैसे है, मतलब हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। देखो यहां पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव तो साफ साफ यही है कि ह्यूमंस को वहां पर भेजना चांद पर और उनको वापस धरती पर लाना। तो आर्टेमिस मिशन जो है, आर्टेमिस आप ध्यान रखिएगा, ये अपोलो का माइथोलॉजिकल ट्विन सिस्टर है। अपोलो क्यों? क्योंकि 50 साल पहले जब ह्यूमंस को बेचा गया था, जो मिशन चलाया गया था उसका नाम था अपोलो मिशन। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा एक मूवी भी थी, मैंने देखा था शायद, अपोलो 13, टॉम हैंक्स का था। अगर आप में से देख सकते हैं देखिएगा, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई गई थी। तो अपोलो मिशन उस समय चलाए गए थे। तो मून लैंडिंग्स अगर हम देखें तो उस समय क्या था ना कि कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए था। 1960s 1970 बहुत ज्यादा कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यहां पर जो है अमेरिका था। तो अमेरिका की तरफ से जो नासा है उनको पुश किया जा रहा था कि आप स्पेस में फर्स्ट आइए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रशिया है, जो सोवियत यूनियन है, वो यहां पर लगातार कई नई ऊंचाइयां छूता जा रहा था। जैसे कि आपको याद होगा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था दुनिया में वो था आपका स्पुतनिक वही जो हम कोविड वैक्सीन देखते हैं ना, उसी के नाम से रखा गया था। तो वो रशिया ने सबसे पहले हासिल कर लिया। इसके अलावा जो पहला लूनर सरफेस पर कोई क्रैश लैंडिंग कराई गई थी किसी स्पेसक्राफ्ट की जिसका नाम था लूना 2, वो भी यहां पर यूएसएसआर ने कर लिया था। फर्स्ट मैन टू स्पेस, वो भी आपको याद होगा कॉस्मोनॉट, जैसे एस्ट्रोनॉट हम बोलते हैं, यूएसएसआर के द्वारा कॉस्मोनॉट बोला जाता है। तो यूरी गैगरिन ये पहले बन गए थे। तो ये सब कुछ यहां पर लगातार यूएसएसआर हासिल करता जा रहा था। इसी को देखते हुए जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अनाउंस कर दिया कि उस डेकेड के एंड होते होते 1970 आते आते
अमेरिका पहला देश होगा जो कि ह्यूमंस को पहली बार मून की सतह पर ले जाएगा। तो ये पहले ही अनाउंस कर दिया गया था और ऑब्वियस सी बात है, अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहा है तो एक साख की बात आ जाती है। और इसी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा रिसोर्सेज डाला गया, मतलब ऐसा लगा कि पूरी होड़ जो है वो स्पेस की तरफ ही जाने वाली है। लेकिन आपको समझना है, भले ही उस समय ह्यूमंस को वहां पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन क्या टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम हमें अचीव करना था, क्या अभी तक हो पाया था? नहीं हो पाया था। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो मिशन है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी है, यहां पर कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है। यहां पर बेसिकली कोशिश की जा रही है कि और हम किस तरह से वहां के रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। उस समय तो बेसिक मकसद यही था कि ह्यूमन को वहां पर चांद की सतह पर ले जाओ बस। और ज़्यादा से ज़्यादा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर गए थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया कि वहाँ की जो थोड़ी रॉक्स है, मिट्टी है, उसको धरती पर ले आए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था और वो पूरा जो मामला है फिर ठंडे बस्ते पर चला गया। अगले 50 साल तक कुछ नहीं हो पाया। लेकिन करंट स्टेटस की अगर हम बात करें ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो 50 साल जैसा मैंने बताया कि अपोलो मिशन को हो चुके हैं, लेकिन अब हमने बहुत सारी ऊंचाइयां छू ली हैं, जैसे कि मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। इनफैक्ट सोलर सिस्टम के बियॉन्ड चले गए हैं। जो स्पेस क्राफ्ट है वो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड चला गया है और फाइंड आउट करने की कोशिश की है। 500 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया है, वो रिटर्न भी आए हैं। एक परमानेंट स्पेस लैब आपको पता है कि वो सेटअप किया गया है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है वो भी आपका सेटअप किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, जैसे कि लैंडिंग करवाना, वहां पर रहना, क्या चांद पर कोई रह सकता है, क्या मार्स पर ह्यूमंस जा सकते हैं, अदर प्लैनेट्स पर जा सकते हैं, क्या एलियन लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, क्या उनसे मुलाकात हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अभी भी करना बाकी है। और इसी की वजह से ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, चांद पर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से मदद करेगा। ये जो अर्टेमिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें होंगी जिससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नया लीप लेने वाले हैं। क्यों इसको हिस्टोरिक बोला जा रहा है? देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अर्टेमिस 1 ये वाला जो मिशन कल लॉन्च किया गया है, इसका सिंपल मकसद यही है कि चांद का ऑर्बिटर है एक प्रकार से, मतलब जो मून होता है ना, उसका ऑर्बिटर है, उसको ऑर्बिट करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये स्टेपिंग स्टोन है टू अचीव मच ग्रेटर थिंग। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इसके अंदर पुट की गई है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ मिशन है। आगे चलकर यहां पर क्या करना है कि इसी मिशन के माध्यम से अर्टेमिस 2, 3, 4, 5 जब लॉन्च होंगे, तो उसके माध्यम से ह्यूमंस को फिर वहां पर ले जाना है, उनको वापस लाना है। लेकिन इसके साथ साथ उनको वहां पर हम ठहरा भी सकते हैं, ह्यूमंस को वहां पर कुछ दिन रुका सकें, ऐसी भी कोशिश की जा रही है अर्टेमिस मिशन के माध्यम से, टू इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल यूज ऑफ मून एज अ लॉन्च पैड। मान लो अगर मैं कहता हूं कि जुपिटर पर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना है, मार्स पर ह्यूमंस को भेजना है, तो इन सब मिशन के लिए हम धरती से क्यों लॉन्च करें? इससे अच्छा होगा कि हम मून पर ही जो पूरा बेस होता है, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम होता है, उसको मून पर ही सेटअप कर दिया जाए और वहां से भेजा जाए। तो इस तरह की यहां पर पॉसिबिलिटीज सोची जा रही हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो मिशन है वो मून पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज, उनको पहचानने की कोशिश करेगा कि क्या ऐसे मून पर रिसोर्सेज हैं, क्या हाइड्रोजन, हीलियम का इस्तेमाल एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर कर सकते हैं, ताकि डीप एक्सप्लोरेशन, जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है, वो हम कर सकें। तो वो हम डायरेक्टली फिर पहले ह्यूमंस को धरती से चांद पर भेजा जाएगा और फिर चांद पर जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करके डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये जो मिशन है वो क्यों इतना ज्यादा हिस्टोरिक बताया जा रहा है। और जहां तक ये वाला पर्टिकुलर अर्टेमिस 1 मिशन की बात है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स लगे हैं, जिसको क्यूब सैट्स कहा जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसका अलग अलग पर्पस है। जैसे कि एक क्यूब सैट ऐसा है जो कि वाटर देखेगा कि किसी प्रकार का वाटर उसमें अवेलेबल है कि नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि देखेगा वहां पर हाइड्रोजन कितना अवेलेबल है, जिसको एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको यहां पर पहचानेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो अर्टेमिस 1 मिशन है वो ये देखेगा कि कैसे बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट करेगा, ताकि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, वो आउटर स्पेस में कैसे बिहेव करते हैं।
और फाइनली इसको देखते हुए नासा ये कोशिश कर रहा है कि मून पर यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए, वहाँ से मार्स पर भेजा जाए 2030s में, 2040s में। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका रॉकेट है, इसके अंदर जो कैप्सूल है, ओरियन कैप्सूल, उसके अंदर 3 डमी पैसेंजर्स को वहाँ पर बैठाया गया है। अब ये जो डमी पैसेंजर्स हैं, ये ह्यूमन बॉडीज का जो स्किन होता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसकी तरह मिमिक करेंगे। तो जब ये मिशन वहां पर जाएगा तो देखा जाएगा कि ह्यूमन बॉडीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, उनके डीएनए पर क्या कोई इंपैक्ट आता है। और जहां तक इस रॉकेट की बात है, ये मैंने आपको रॉकेट बताया ना, स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, ये जो रॉकेट है, इट इज द मोस्ट पावरफुल एवर बिल्ट, मोर पावरफुल देन द सैटर्न V रॉकेट। मतलब जो अपोलो मिशन भेजा गया था ना 50 साल पहले, वो सैटर्न V रॉकेट से भेजा गया था, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये वाला जो SLS रॉकेट है। और इसका जो टोटल अगर आप लेंथ देखोगे, इट इज 98 मीटर, मतलब 100 मीटर के आसपास देखने को मिलेगा। और इसका वेट है करीब 2500 टन के आसपास। ओरियन स्पेस क्राफ्ट इसके अंदर जो लगा हुआ है, उसको 36,000 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होती है वो अचीव करने में मदद करेगा, ताकि ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो चांद तक पहुंच सके। कौन सा? ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, बेसिकली जो कैप्सूल है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहेंगे, वो इसी के अंदर रहेंगे। तो इसको स्पीड दिलानी है 36,000 किलोमीटर पर आवर की, तो वो स्पेस क्राफ्ट, वो जो रॉकेट है, वो मदद करेगा उसको ये स्पीड दिलाने में। और ये जो टोटल टाइम है इस पूरे मिशन का, वो है 25 डेज 11 आवर्स 36 मिनट। और फाइनली ये 11 दिसंबर को जो है वो धरती में प्रवेश कर जाएगा और पैसिफिक ओशन में जो है फाइनली जाकर गिर जाएगा। तो देखते हैं किस तरह का ये पूरा मिशन जाता है। आई होप कि ये पूरे मिशन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा लगभग। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो पहला वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।